नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके का पार्ट 18 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 18 का जो पहला क्वेश्चन है कि कुल्लू जिले में स्थित डूंगरी मंदिर में माता के किस रूप की मूर्ति स्थापित है। अगर बात की जाए कुल्लू जिले के डूंगरी मंदिर की, यहाँ पर जो माता की मूर्ति है वो माता हिडिंबा के रूप में स्थापित की गई है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगर बात करते हैं डूंगरी मंदिर की, कुल्लू जिले के इस डूंगरी मंदिर को हिडिंबा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह कुल्लू जिले के मनाली में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। प्रश्न पूछने वाला यहाँ से प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि ये जो मंदिर है वो किस शैली में बनाया गया। तो हिडिंबा मंदिर जो है वो पैगोडा शैली, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि किस आर्किटेक्ट शैली में इसको बनाया गया है, तो इसको पैगोडा आर्किटेक्ट शैली में बनाया गया है। और इस मंदिर के पास अगर बात की जाए तो हर वर्ष डूंगरी मेला, कौन सा मेला लगता है? डूंगरी मेला लगता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है किस महीने में डूंगरी मेला लगता है, तो ये डूंगरी मेला जो है वो मई के महीने में लगता है। अगर बात की जाए हिडिंबा मंदिर की या डूंगरी मंदिर की, इस मंदिर का जो निर्माण वो 1553 ईस्वी में करवाया गया था। किसके द्वारा? राजा बहादुर सिंह। तो राजा बहादुर सिंह के द्वारा डूंगरी मंदिर या हिडिंबा मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, इस बात को आपने याद रखना। देखिए, डूंगरी मंदिर के अलावा और भी हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे मंदिर हैं। अगर मैं माता हिडिंबा की बात करता हूँ तो ये जो है वो भीम की पत्नी के रूप में, और जो भगवान कटोत्कच थे उनकी माँ थी, इस बात को भी आपने याद रखना है, जो कि महाभारत में के पात्र थे, इस बात को आपने याद रखना है। अगर बात की जाए कुल्लू जिले के प्रसिद्ध मंदिरों की, तो कुल्लू जिलों में जैसे जामलू देवता का मंदिर, जामलू देवता भगवान ऋषि जमदग्नि को कहा जाता है, जो कि माता रेणुका के पति है। अगर बात की जाए जामलू देवता, इनकी जो पूजा है वो कुल्लू के मलाना में की जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर मलाना की मैं बात करता हूँ तो मलाना में जो है वो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, तो विश्व की सबसे पुरानी जो डेमोक्रेसी है वो मलाना की मानी जाती है, ऐसा माना जाता है। तो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र मलाना का है, जहाँ पर पूजा की जाती है ऋषि जमदग्नि की। कुल्लू की अगर बात करता हूँ मैं, तो कुल्लू में भगवान रघुनाथ जी का मंदिर भी है, और भगवान रघुनाथ की जो मूर्ति है वो अयोध्या से एक ब्राह्मण दामोदर दास थे, उनके द्वारा लाई गई थी। किसके शासनकाल में? तो कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा जगत सिंह। तो कुल्लू के जो सबसे शक्तिशाली राजा थे जगत सिंह, इनके द्वारा जो है वो अयोध्या से मूर्ति मंगाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने किला लोहगढ़ से खालसा सिक्का चलाया था? तो किला लोहगढ़ कहाँ पे? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और उसके बाद पता होना चाहिए कि खालसा सिक्का चलाया था लोहगढ़ किले से। सबसे पहले अगर मैं लोहगढ़ किले की बात करता हूँ तो ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, यहाँ से जो खालसा सिक्का चलाया गया था ये बाबा बहादुर बंदा बहादुर बैरागी के द्वारा चलाया गया था। देखिए, अगर मैं बाबा बंदा बहादुर की बात करता हूँ, इनके द्वारा जो है वो सिरमौर जिले में लोहगढ़ किला का जो निर्माण है वो करवाया जाता है। अगर मैं सिख धर्म की बात करता हूँ, ये सिख धर्म के प्रचारक थे, मुगलों के द्वारा बाद में इनको जो है वो प्रताड़ित कर मार दिया गया था। अगर मैं बात करता हूँ सिख धर्म की, सिख धर्म के जो प्रवर्तक है, संस्थापक है, वो गुरु नानक देव जी है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है, तो गुरु नानक देव जी, या सिखों के पहले गुरु जो है वो कौन है? वो गुरु नानक देव जी है। इनका अगर जन्म की बात करें, गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ था वो 15 अप्रैल 1969 में हुआ था, इस बात को आपने याद रखना। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म ननकाना साहिब, तो ननकाना साहिब में 15 अप्रैल 1469, तो 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म होता है। तो 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। अगर सिखों के दूसरे गुरु की बात करें तो गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु थे, और गुरु अंगद देव के द्वारा गुरुमुखी लिपि के जो इनको जनक भी कहा जाता है। तो जो गुरु अंगद देव जी है ये गुरुमुखी लिपि के जनक भी है, जो कि पंजाबी भाषा की लिपि है। गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु थे, और चौथे गुरु जो सिख धर्म के थे वो गुरु रामदास जी थे। गुरु रामदास जी के द्वारा अमृतसर शहर, देखिए बहुत बार पूछा जाता है अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा? तो गुरु रामदास जी के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की जाती है। उसके बाद पांचवें जो गुरु थे वो थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव पांचवें गुरु थे। और अगर बात की जाए गुरु तेग बहादुर नवें गुरु थे। और सिखों के जो अंतिम गुरु थे सिख धर्म के, वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। गुरु गोविंद सिंह जी की अगर बात करते हैं, ये 10वें गुरु थे, 10वें और अंतिम गुरु थे सिख धर्म के। इनका जो जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का, वो 1666 में पटना में हुआ था। बहुत बार ये भी पूछा जाता है, पटना में इनका जन्म होता है। और 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ, देखो पुलिस का पेपर उतना आसान नहीं आने वाला, जितना टफ ग्राउंड है उतना ही टफ पेपर भी आएगा, तो आपको हर एक चीज़ ध्यान से पढ़नी है। खालसा पंथ की जो स्थापना वो 1699 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सन 1903 में नालदेहरा में गोल्फ के मैदान का निर्माण किसने करवाया। तो लॉर्ड रिपन भी नहीं होगा, लॉर्ड कैनिंग भी नहीं होगा, लॉर्ड डलहौजी भी नहीं होगा। तो 1903 के आसपास जो गवर्नर जनरल थे, आप सभी जानते हैं, वॉयस रॉय थे, वो थे लॉर्ड कर्जन। तो भैया उस समय जो निर्माण करवाया होगा वो लॉर्ड कर्जन ने करवाया, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अगर मैं लॉर्ड कर्जन की बात करता हूँ तो नालदेहरा में जो है वो गोल्फ के मैदान का निर्माण कब हुआ, आपको क्वेश्चन से ही पता चल गया, 1903 में। भैया लॉर्ड कर्जन की जो बेटी थी, इनकी जो डॉटर थी, जिनका नाम था अलेक्जेंडर नालदेहरा, तो अलेक्जेंडर नालदेहरा के नाम से इन्होंने यहाँ पर गोल्फ के मैदान का निर्माण करवाया था। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार ऑप्शन में बहुत सारे नाम यहाँ पे दिए हैं। लॉर्ड कर्जन के बारे में, बंगाल का विभाजन इनके समय हुआ, आप जानते हैं। उसी प्रकार लॉर्ड रिपन, भाई लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन का पिता। क्वेश्चन आता है कि भारत में किस वॉयस रॉय को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का पिता जो है वो किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन साहब को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि 1882 में शिक्षा आयोग की एक इनके द्वारा स्थापना की गई थी। लॉर्ड आयोग, जो लॉर्ड रिपन ने 1882 में एक शिक्षा आयोग की स्थापना की, जिसको हंटर आयोग। तो सीधा क्वेश्चन आता है हंटर आयोग की स्थापना किसके द्वारा। तो भैया हंटर आयोग की जो स्थापना है वो लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। उसी प्रकार 1878 में इन्होंने वर्नाकुलर प्रैक्स एक्ट को निरस्त किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वर्नाकुलर प्रैक्स एक्ट को किसके द्वारा निरस्त किया गया था, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। भारत में नियमित जनगणना किसके शासनकाल के दौरान हुई थी, तो 1881 में नियमित जो जनगणना शुरुआत हुई थी, जो कि हर 10 साल बाद आती थी, जिसको नियमित दशकीय जनगणना के नाम से जानते हैं। तो भैया 10 ईयर के बाद जो सेंसस होती है पॉपुलेशन की, वो किसके कार्यकाल के दौरान, तो ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान ही शुरू हुई थी। भाई लॉर्ड कैनिंग के बारे में, लॉर्ड कैनिंग के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसरॉय थे, इस बात को आपने याद रखना। क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम वायसरॉय कौन थे, तो भारत के प्रथम वायसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था वो 1856 से 1862 के आसपास तक था, इस बात को आपने याद रखना। इनके समय भारत में जो 1858 का भारत शासन अधिनियम, तो भारत शासन अधिनियम किसके दौरान पारित हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग। भैया भारत शासन अधिनियम जो हुआ था भारत में पारित सबसे पहले चार्टर के बाद, वो भारत शासन अधिनियम कब पारित होता है, 1858 में। किसके शासनकाल के समय, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के समय। उसी प्रकार भारत में सर्वप्रथम भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट, किसके शासनकाल के समय, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के समय ये भी पारित होता है। इनका जो पूरा नाम था वो था चार्ल्स जॉन कैनिंग, तो ये भी आपको याद रखना, इनका पूरा नाम था चार्ल्स जॉन कैनिंग। उसी प्रकार ऑप्शन सी जो है वो लॉर्ड डलहौजी के बारे में यहाँ पर बताया गया। अगर लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था वो था 1848 से 1856। 56 के बाद जरूर कैनिंग आए थे, लेकिन भैया भारत के जो प्रथम पहले गवर्नर जनरल इनको कहा जाता था, ये पहले वॉयसरॉय भी भारत के बने थे। लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जन्मदाता कहा जाता था, तो भारतीय रेलवे का जन्मदाता तो ये लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता था। क्वेश्चन पूछने वाले कहते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति है वो भारत में, जिसको हड़प की नीति कहते हैं, हड़प की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति है वो भारत में किस गवर्नर जनरल के द्वारा चलाई गई, तो ये भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही चलाई गई थी। इस बात को आपने याद रखना है। भारत में पहले रेलवे लाइन किसके द्वारा चलाई गई थी, तो भारत में जो पहली रेलवे लाइन किसके कार्यकाल के दौरान चलाई गई, तो ये भी लॉर्ड रिपन के दौरान। तो कहाँ से कहाँ चली सब लोग जानते हैं, लेकिन पुलिस के पेपर में ऐसे बेसिक क्वेश्चन आने वाला है। तो बम्बई से ठाणे, बम्बई से ठाणे जो है पहली रेलवे लाइन 16 अप्रैल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 16 अप्रैल 1853 को चलाई जाती है। कुल कितने किलोमीटर ये चली पूछा जा सकता है, इस बात को भी आपने याद रखना, 34 किलोमीटर। कुल ये 34 किलोमीटर चलती है। जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत काम वाले क्वेश्चन है, आपको बहुत काम आने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ कि वॉयस रीगल लॉज भवन शिमला का प्रारूप किसने बनाया। देखिए जो ये वॉयस रीगल लॉज था, जिसको आज की डेट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण जो है वो, इसके जो प्रारूप जो तैयार किया था वो किया था हेनरी इरविन के द्वारा। तो हेनरी इरविन के द्वारा इसको तैयार किया गया था, इस बात को आपने याद रखना। वर्तमान में वॉयस रीगल लॉज का जो नया नाम है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ है, जो कि शिमला के समर हिल, याद रखना भैया कहाँ पे, शिमला में, और शिमला में कहाँ पर, समर हिल में स्थित है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। शिमला के किस हिल में, किस घाटी में, किस हिल में ये है, जो एक ऑब्जर्वेटरी हिल, शिमला की दूसरी चोटी सबसे ऊंची हिल जो है वो ऑब्जर्वेटरी हिल है, इसी में जो है इस बिल्डिंग का निर्माण करवाया गया है। और याद रखना ये चौड़ा मैदान में स्थित है, और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1884 से इसका कार्य शुरू होकर 1888 तक चलता है, और 1888 तक ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, इस बात को भी आपने याद रखना है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश पुलिस की परीक्षा भी उतनी आसान नहीं रहने वाली है, इसीलिए आप सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें कि बाबा काशीराम को बुलबुल ए पहाड़ की उपाधि किसने दी। तो अगर बात की जाए बाबा पहाड़ी काशीराम की, तो भैया जो बाबा काशीराम है इनको पहाड़ी गांधी के नाम से और पहाड़ ए बुलबुल के नाम से जाना जाता है। तो इनको जो बुलबुल ए पहाड़ या पहाड़ा द बुलबुल, तो पहाड़ा द बुलबुल इनको सरोजनी नायडू के द्वारा कहा गया, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार इनको पहाड़ी गांधी भी कहा था, तो पहाड़ी गांधी कहा था इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इनको पहाड़ी गांधी, और सरोजनी नायडू की जो उपाधि इनको दी थी वो किसके द्वारा दी गई थी, और सरोजनी नायडू ने जो इनको उपाधि दी थी वो दी थी पहाड़ा द बुलबुल। उसी प्रकार बाबा काशीराम की अगर मैं बात करता हूँ, तो बाबा काशीराम का जो संबंध है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के डाडासीबा गांव से है। इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इनका जो जन्म हुआ था बाबा काशीराम का वो 1882, कब हुआ था भैया, 1882 में इनका जन्म हुआ था। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम बताए जाते हैं। अगर भैया बात की जाए यहाँ से हिमाचल प्रदेश के अन्य शख्सियत, जैसे कि हिमाचल में कविराज के नाम से किसे जाना जाता है, हिमाचल में कविराज के नाम से पंडित पद्मदेव को जाना जाता है। महर्षि के नाम से निकोलस रोरिक साहब को जाना जाता है। अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल की छोटी काशी, तो हिमाचल में छोटी काशी किसे जाना जाता है, तो छोटी काशी के नाम से मंडी। हिमाचल का वाराणसी के नाम से भी मंडी को ही जाना जाता है। तो भारत की छोटी काशी भी मंडी है, और हिमाचल का जो वाराणसी है वो भी मंडी है। इस बात को भी आपने याद रखना है। मिनी लहासा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनी लहासा के नाम से धर्मशाला को जाना जाता है। अंगूरों की घाटी जिसको लैंड ऑफ ग्रेप्स कहते हैं, ये रिब्बा घाटी को, जो कि किन्नौर में है। सिंधी गांधी बहुत बार पूछा गया है कि भैया सिंधी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो सिंधी गांधी के नाम से कृष्ण नंद स्वामी को जाना जाता है। उसी प्रकार पहाड़ी फ्रंटियर गांधी, तो पहाड़ी फ्रंटियर गांधी के नाम से जो है वो भज्जूमल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भज्जूमल को किस नाम से हिमाचल में जाना जाता है, तो भज्जूमल को पहाड़ी फ्रंटियर गांधी के नाम से हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन है कि निकोलस रोरिक नामक महान चित्रकार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से किस देश से संबंधित रखते थे। तो निकोलस रोरिक जो है वो रूस से आता है। इस बात को आपने याद रखना, और आपको किस राज्य से लगता है तो आप ज़रूर इनको बताएं। इनके द्वारा जो है वो एक बुक लिखी गई थी, तो इनके नाम से एक आर्ट गैलरी भी है। निकोलस रोरिक की जो आर्ट गैलरी है वो नंगर में है। इस बात को आपने याद रखना है। ये कब जो है वो ये कहाँ से थे, इस देश से, ये आपको बताना है। तो मुझे लगता है रूस से थे। आप भी बताएं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। देखिए अगर राज्यसभा के कुल सदस्य देखे जाएं, टोटल स्ट्रेंथ अगर मैं राज्यसभा की देखता हूं तो 250 यहाँ की टोटल स्ट्रेंथ है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए कमीशन के पेपर की जो हमारी वीडियोज़ आ रही है वो बहुत डिटेल से आ रही है, लेकिन एसपी पुलिस में थोड़ा सा जो लेवल है वो 50 से 60%, क्योंकि फिर जो पुलिस के लेवल है उतना हाई और नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। 250 अधिकतम संख्या है कुल सदस्यों की, लेकिन जो वर्तमान में सदस्य होते हैं राज्यसभा में 245 होता है। अब क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि कितने सदस्य ऐसे हैं जो राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य, याद रखना भैया कितने सदस्य, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, राज्यसभा के लिए आवंटित किए जाते हैं। इस बात को आपने याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मैं बात करता हूं अनुसूची नंबर 4, भारत का संविधान का जो शेड्यूल नंबर 4 है वो बात किसके बारे में करता है, तो वो राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में। तो याद रखना राज्यसभा की सीटों के बारे में कौन सा शेड्यूल बात करता है, तो भारतीय संविधान का 4th शेड्यूल जो बात करता है वो बात करता है किसके बारे में, राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में। और देखिए अगर मैं बात करता हूँ पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट का ही एक भाग है राज्यसभा। संसद, भारत में संसद की जो बात है वो आर्टिकल 79 में होती है। संसद के आगे 2 सदन है, एक है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। देखिए राज्यसभा भी इम्पॉर्टेंट है और लोकसभा भी इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं राज्यसभा की बात करता हूँ तो आर्टिकल 80 राज्यसभा की बात करता है और आर्टिकल 81 लोकसभा की बात करता है। देखिए अगर बात की जाए यहाँ पर लोकसभा में अधिकतम सदस्य 550 है, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर 543 सदस्य जो है बैठते हैं। कहाँ पर भैया, लोकसभा के अंदर। इस बात को आपने याद रखना है। परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है राज्यसभा और लोकसभा से। राज्यसभा को स्थायी सदन, परमानेंट हाउस कहा जाता है, जबकि लोकसभा को निमन सदन कहा जाता है। इसको स्थायी सदन और इसको अस्थायी सदन, इसको हायर हाउस, अपर हाउस और इसको लोअर हाउस, ये भी आपको याद रखना, अपर और लोअर।
उच्च सदन और निम्न सदन, तो ये भी राज्यसभा लोकसभा को कहा जाता है। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना चाहिए तो आपकी उम्र जो है वो 30 वर्ष होनी है, और अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ये दोनों बातें ये भी आपको याद रखनी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब बनाई गई? तो ये 1968 के आसपास बनाई गई थी, ज़्यादा हम यहाँ से नहीं देखेंगे। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1952 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य थे? तो जब 1952 में पहली बार हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे तो विधानसभा में उस समय 36 सीटें थी। 36 में से कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी जीती? 24 जीती, और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री वाई.एस. परमार जी को बनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना। वाई.एस. परमार जी हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, इस बात को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और उसके बाद इनके जो सेक्रेटरी बनते हैं, मुख्य सचिव बनते हैं, वो के.एल. मेहता जी बनते हैं, ये भी आपको याद रखना। के.एल. मेहता हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में अब 68 विधानसभा हो चुकी है। यशवंत सिंह परमार हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री बनने के साथ कुल 4 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री बनते हैं। सिरमौर जिले के बागथन नामक स्थान से इनका संबंध है, इस बात को भी आपने याद रखना। अब क्वेश्चन विधानसभाओं से अगर मैं पूछूं तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कुल सीटें 68 है, सबसे ज़्यादा सीटें 15 कांगड़ा में है, 10 मंडी में है दूसरे नंबर पे, और शिमला में कितनी है? 8 है। भैया सिरमौर में 5 है, सोलन में भी 5 है, ऊना में भी 5 है, हमीरपुर में भी 5 है, और चंबा में भी 5 है। तो 5 ऐसे जिले हैं, सिरमौर, सोलन, ऊना, हमीरपुर और चंबा, जहाँ पर विधानसभा की 5-5 सीटें हैं। लेकिन भैया आपको याद रखना है कि जो आपका जो किन्नौर और लाहौल स्पीति है, यहाँ पर विधानसभा की कितनी है? 1-1 सीट है। और अगर बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर बात की जाए बिलासपुर और कुल्लू, तो बिलासपुर और कुल्लू में विधानसभा की 4-4 सीटें। तो ये 68 विधानसभा की सीटें मैंने आपको बताई। 68 विधानसभा में से अगर बात की जाए 17 सीटें जो ऐसी है जो एससी में आती है, जो एससी के लिए आवंटित है। और भैया 3 सीटें ऐसी है 68 में से जो किसके लिए है? 3 सीटें ऐसी है जो एसटी, एससी, एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो टोटल जो आरक्षित सीटें हैं एससी एसटी के लिए वो कितनी है? वो है भैया कितनी? आपकी 20 सीटें। तो ये भी पूछा जाता है कुल आरक्षित सीटों की संख्या विधानसभा में, तो 20 सीटें है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओपन जो यहाँ पर ओपन जो सीटें रखी गई है वो कितनी है? तो 48 के आसपास सीटें, जिसके अलावा बचती है वो ओपन के लिए है, जनरल के लिए, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए अगर विधानसभा स्पीकर की बात करें तो कुलदीप पठानिया जी वर्तमान में विधानसभा स्पीकर है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिप्टी स्पीकर पूछे जाते हैं। डिप्टी स्पीकर का नाम आपको पता होना चाहिए, सिरमौर जिले से आता है, विनय कुमार। तो विनय कुमार जी की अगर बात करते हैं तो ये डिप्टी स्पीकर है, इस बात को भी आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता है कि ऋग्वेद में वर्णित राजा शांबर और दिवोदास के बीच युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो ऋग्वेद में जो वर्णित राजा शांबर और दिवोदास के बीच जो युद्ध चलता है वो कितने वर्षों तक चलता है? तो ये 40 वर्षों तक चलता है। और इस युद्ध की अगर बात करता हूँ तो इस युद्ध में किसकी जीत होती है? तो शांबर और दिवोदास में, इसमें आर्य राजा दिवोदास की जीत होती है। 40 सालों तक ये युद्ध चलता है, इस बात को आपने याद रखना। ऋग्वेद जो है वो चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में 10 सूक्त, 1028 सूक्त, 1028 सूक्त, 462 ऋचाएँ, 10,462 ऋचाएँ है, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। और 10 मंडल है, ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में आवश्यक है? तो विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर मैं बात करता हूँ पानी में घुलनशील विटामिन, तो विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील विटामिन के लिए आपको, जिसको फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं, इसके लिए आपको याद रखना है कीड़ा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि अगली वीडियो भी आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, और वीडियो नंबर 19 ज़रूर लिखें हर हर महादेव।